सबसे ज़्यादा हमने एक चीज़ तो क्लियरली देखी कि मार्केट में इतनी मेच्योर अंडरस्टैंडिंग तो है कि FTX बस एक कंपनी है, सिर्फ एक कंपनी है। और FTX का जो CEO है वो बस ही इज़ जस्ट अनदर पार्टिसिपेंट, राइट। जो ठीक है, मतलब हम सबको ये पता है कि मार्केट में इस समय, स्पेशली इंडस्ट्री में इस समय हज़ारों डेवलपर्स हैं जो अपनी अपनी जगह ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। बिटकॉइन तो अपने आप में एक अनटच्ड क्रिप्टो करेंसी हो गई, राइट। उसका हमको पता है उसका कोई ओनर भी नहीं है ना, तो वो तो एक तरीके से अनटच्ड है। जो दूसरी कंपनीज हैं, इथेरियम है, सोलाना है, पोल्काडॉट, एवलांच, एल्गोरैंड, ये सब बहुत ही बड़े ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स हैं। हमने FTX के सागा में एक चीज़ ज़रूर देखी कि सोलाना में बहुत ज़्यादा क्रैश आया। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि FTX के पास सोलाना का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था, राइट। और FTX अपने FTT टोकन का प्राइस बचा के रखने के लिए अपना सोलाना डंप कर रहे थे, तो इस वजह से सोलाना में बहुत बड़ा क्रैश आया। क्या इसकी वजह से सोलाना एक स्कैमी प्रोजेक्ट होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सोलाना का बस इन्वेस्टमेंट था। सोलाना अपने आप में एक अलग ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है ना, और उसमें भी हज़ारों डेवलपर्स काम कर रहे हैं, राइट। तो बिटकॉइन का आगे बढ़ने का और थोड़ा थोड़ा ऐसे पंप आने का दो सबसे बड़े कारण है। पहली चीज़, मार्केट में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं। इनका जो ये ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स जैसे बिटकॉइन, इथेरियम में बने पड़े हैं, इनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आज के टाइम पे मैं अगर मान लीजिए बिटकॉइन पे इन्वेस्ट भी करता हूँ, है ना, और मैं कोई स्कैम कर देता हूँ, तो इससे बिटकॉइन बुरा नहीं हो जाता, है ना। मेरे इंटेंशंस बुरे थे। ऐसे मार्केट में हमने बहुत सारे स्कैम्स देखे हैं। बस बात यह है कि शुरुआत एक कैनेडियन एक्सचेंज से के स्कैम से हुई थी। इट वाज बैक इन 2014, जब वो भी अपने कस्टमर्स का फंड्स लेके भाग गए थे। हमने FTX जितने बड़े स्केल का स्कैम पहले नहीं देखा था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हेडलाइंस बना रहा है। लेकिन क्लियरली मार्केट में ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड इज़ नॉट बिटकॉइन, और FTX और FTT टोकन इज़ नॉट बिटकॉइन, राइट। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, हमने हाल ही में देखे, स्पेशली कल के दिन US के CPI नंबर्स आए थे, राइट। और हमने वहाँ पे देखा कि एक्सपेक्टेड ये था, पहले जो CPI US का चल रहा था इट वाज नियरली अराउंड 7.3%, तो वो 0.2% गिर के 7.1% अनाउंस हुआ। उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ गई कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट गिर रहा है, जिस वजह विच आर लाइक अ वेरी लाइक इंट्रोडक्टरी साइंस कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन और रिसेशन की जो हालत है वो थोड़ी थोड़ी सुधर रही है। तो इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट आया और हमने देखा बिटकॉइन, इथेरियम, स्पेशली दो कॉइन्स थोड़े पंप हो रखे थे। देखिए, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम बिटकॉइन की अगर रिकवरी देखता हूँ, मतलब इस टाइम पे अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिकवरी हो सकती है वो है नियर टू नियर मे बी लाइक $24,000, इससे ऊपर तो नहीं। उस रेंज के पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक, स्पेशली जियो पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस को मद्देनज़र अगर एक एस्टिमेट मेरे को देना है, आई डोंट सी मार्केट कंडीशंस इम्प्रूविंग बिफोर मे बी लाइक मार्च और अप्रैल 2024। बात हमको ये लग रहा था, मतलब पहले मैंने एक एस्टिमेट फिगर दिया था अराउंड अगस्त सितंबर 23 का, लेकिन दिसंबर आ गया है और जैसा कि हमने देखा कि CPI अभी भी 7.1% है। अगर आप यूरोप में गैस, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस रेंट्स, मतलब जो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल यूटिलिटीज़ हैं, उनकी अगर प्राइसेस देखेंगे वो बहुत ज़्यादा हाइक हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा। ये क्लियर टू क्लियर इन्फ्लेशन और रिसेशन के साइंस हैं, राइट। पीपल, आई मीन मेरे काफ़ी दोस्त हैं यूरोप में, वहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं, वो बताते हैं कि सेविंग्स तो आज के टाइम पे हो ही नहीं पा रही। होपलेसनेस भी बहुत है, एग्जैक्टली। यूरोप और US जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एरिया है, राइट। हमने इतना ज़्यादा रिसेशन और इतना ज़्यादा मतलब बुरा इम्पैक्ट अभी हमें जो इंडिया, चाइना, जापान, यहाँ के मार्केट्स हैं, हमें नहीं दिख रहा है। US में और यूरोप में तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा है। US उस चीज़ का एडवांटेज लेना चाह रहा है, इस वजह से वहाँ पे भी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है।
इसीलिए जब भी हम ये बेसिस पॉइंट्स के और मतलब एफओएमसी की मीटिंग्स होती हैं और सीपीआईज के जो नंबर्स आते हैं, इसमें हल्का सा भी अगर इम्प्रूवमेंट हमें दिखता है ना, तो मार्केट में हल्का सा पॉजिटिव सेंटिमेंट आ जाता है। इस वजह से आप हाल ही में देखेंगे जो यूएस के भी जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो ऐसे पिछले 1-1.5 महीने में जितने बुरे चल रहे थे उसके कंपैरिजन में अभी फिलहाल दे आर एट अ हाई, राइट। बट अगेन ये जो 7.1% का नंबर है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड नंबर। यूएस अपना सीपीआई टारगेट मेनली लेस देन 5% रखता है। 2% बहुत बड़ा फिगर है रिकवरी लाने का, और मेरे ख्याल से ये रिकवरी कम से कम 1.5 साल तो लेगी आराम से। वो लेती है क्योंकि ये मतलब इतनी सारी इंडस्ट्रीज उससे इम्पैक्ट हो ही रहती हैं, स्पेशली जो रिटेल सेक्टर है वो इतना ज़्यादा बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ रहता है, वो पूरी रिकवरी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है।